नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विष्णु दत्त और मैं सिस्को के लिए काम करता हूं। तो मैं काफी दिन से सोच रहा था कि भाई एसडी वैन को हिंदी में भी समझाया जाए। एसडी वैन के बारे में हम हिंदी में भी बात करें, क्योंकि काफी ऑडियंस है जिसको इस कोर्स को हिंदी में समझना है ना, या एसडी वैन को हिंदी में समझना है। तो हम इस पूरे कोर्स के दौरान जो भी हमारे 20-25 घंटे हम गुजारेंगे इसमें, उसमें हम एसडी वैन के डिजाइन और उसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। अब आप मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, राइट, या फिर मेरे को तो सिर्फ 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं नेटवर्क डिजाइन की बात कैसे समझ पाऊंगा। तो बिलीव मी, अगर आपको किसी भी टेक्नोलॉजी का, आई एम रिपीटिंग, अगर आपको किसी भी टेक्नोलॉजी का के फंडामेंटल्स क्लियर है, उसके बेसिक्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी है, तो आप उस टेक्नोलॉजी का के करस्पॉन्डिंग नेटवर्क डिजाइन कर ही सकते हो, राइट। और अगर आप इस चीज का वेट करने में लगे कि नहीं यार मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है, या फिर मेरे को इस टेक्नोलॉजी को सब कुछ आना चाहिए तभी मैं डिजाइन करूंगा, तो ऐसा है नहीं। तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई मान लीजिए आपके पास एक बीजीपी का प्रोजेक्ट आता है, आपको सिर्फ 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, और आपका मैनेजर आपको बोलता है कि भाई बीजीपी का एक नया प्रोजेक्ट आया है, क्या आप उस पर काम करेंगे। तो आप बोलते हैं कि भाई बीजीपी की थोड़ी बहुत तो जानकारी है मेरे को, लेकिन मुझे 1 साल लगेगा अभी पूरी बीजीपी को समझने में, और 1 साल बाद मैं काम करूं इस प्रोजेक्ट पे। तो भाई ये आंसर, बिलीव मी, बहुत ही डिजास्ट्रस आंसर है ना, कि आपका मैनेजर आपको बोल रहा है बीजीपी का प्रोजेक्ट है और आप बोल रहे हो 1 साल बाद काम करूंगा क्योंकि मुझे सीखना है उसको। तो ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि अगर आपको बीजीपी के बारे में फंडामेंटल नॉलेज है, अगर आपको उसके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आप राइट अवे कह सकते हैं कि हाँ जी मैं प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। और जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा आएंगी उस प्रोजेक्ट में सीखने के लिए, या फिर कोई भी जैसे कुछ भी उसकी फंक्शनैलिटी आई जो आपको अभी नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, आप प्रोजेक्ट के साथ साथ उसको सीख लेंगे। तो ये अप्रोच होती है जनरली। तो हम भी एसडी वैन में भी सेम अप्रोच रखेंगे। हम चाहेंगे कि इन 24-25 घंटे जो भी हम गुजारेंगे, उसके शुरू के 16-17 घंटे हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स की। अपने फंडामेंटल्स को इतना ज्यादा स्ट्रांग करेंगे कि हमें इस टेक्नोलॉजी की हर एक फंक्शनैलिटी के पीछे का वाय समझने को मिले, राइट। और बिलीव मी, अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी के पीछे का वाय जान लेते हैं, या किसी भी कॉन्सेप्ट के पीछे का वाय जान लेते हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। इसीलिए मैंने अपनी कंपनी का नाम भी ब्रिज वाय रखा है। ओके, तो क्योंकि हम वाय पे बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि भाई हम इस पूरे सेशन में, इस पूरे के पूरे कोर्स में 16-17 घंटे गुजारेंगे हम अपनी लर्निंग में, जो कि होगी फंडामेंटल्स की। और बाकी के जो 8 या 9 घंटे हैं हम उनको गुजारेंगे कि किसी भी नेटवर्क को, किसी भी कंपनी के नेटवर्क को सिरे से कैसे डिजाइन किया जाता है, राइट। या आप किसी भी कंपनी के वैन नेटवर्क को माइग्रेट कैसे कर दोगे एसडी वैन की तरफ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इसमें अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, जो भी बेसिकली मैं नए नए नेटवर्क बनाता हूँ या उनको डिजाइन करता हूँ, आपके साथ में वो शेयर करूंगा। ओके, तो हैविंग सेड दैट, लेट्स सी आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, राइट, क्योंकि ये पहला सेशन है, राइट। और ऐसा हो सकता है कि भाई अगले 2 सेशन में भी, या अगले 2 या 3 घंटे में भी जब हम ये पढ़ रहे हो, तो मैं सिस्को विप्टेला का तो नाम भी ना लूं, राइट। और हम सिर्फ जनरल सी बातें कर रहे हैं, क्योंकि बिलीव मी, वो सब जानना बहुत जरूरी है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वाइड एरिया नेटवर्किंग होती क्या है। और मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ भी नहीं आता है अभी नेटवर्किंग में, मैं बस सिर्फ इतना मान रहा हूं कि हाँ भाई आपको पता है राउटर नाम की चीज होती है, और राउटर का काम होता है राउट एक्सचेंज करना। थोड़ा सा आपको राउटिंग प्रोटोकॉल्स का नाम पता है कि हाँ भाई रिप होता है, ओएसपीएफ होता है, और वो राउट एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आपको वो भी नहीं पता है, तो आप मेरी चैनल पे एक सीरीज पढ़ी है जिसमें मैं, हम कराते तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हैं, बट वो बन गई है फंडामेंटल जानने का सबसे बढ़िया तरीका। अगर आप मेरे चैनल पे जाओ, तो मैंने 15 या 16 क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं, और उसको आंसर को 1-1 घंटे में एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो 15-16 घंटे का कंटेंट बन गया है, जिससे आपको नेटवर्किंग के बेसिक्स आ जाएंगे। अगर आप वहां पर वो सीख लें और उसके बाद इमीडिएटली एसडी वैन शुरू करें, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। बट हम
ये जरूर इसमें करेंगे कि हम बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे। राइट, तो आप ये कह सकते हो कि इस बंदे ने 4-5 घंटे तो यार भूमिका बांधने में लगा दिए। तो यार वो बहुत जरूरी होता है, आपको पता तो लग जाए आप करने क्या वाले हो। राइट, तो आइए थोड़ा सा एजेंडा देखते हैं, आज के सेशन में हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें ये बहुत जरूरी है समझना कि वाइड एरिया नेटवर्किंग होती क्या है। राइट, आपको आती होगी, आपको पता होगा, लेकिन हम फिर भी समझेंगे कि क्या है, तो शायद कुछ चीजें आपको यहाँ पर अलग देखने को मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो वैन है, जो वाइड एरिया नेटवर्किंग है, वो धीरे धीरे करके इवॉल्व हुई है ना, और उसको हम कैसे इवॉल्व हुई है वो भी देखेंगे। क्योंकि बिलीव मी, अगर आप किसी भी नई नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं तो आप ये जान लीजिए कि भाई पुराने में मतलब वो नई टेक्नोलॉजी आई क्यों है। राइट, पहले में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होंगी ना, वरना कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई गई क्यों। और वो आपको तभी समझ में आ सकता है जब आपको ये पूरी की पूरी हिस्ट्री पता हो। राइट, आपको पता हो कि वैन कैसे इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ साथ, तो हम उस पर भी बात करेंगे आज थोड़ी सी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि एक नेटवर्क या एक एंटरप्राइज नेटवर्क दिखता कैसा है। हम कोई भी एक एंटरप्राइज को, जो कि मीडियम लेवल की एंटरप्राइज है, उसको पकड़ेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि भाई क्या क्या होता है, एक एंटरप्राइज का नेटवर्क दिखता कैसा है। राइट, फायरवॉल होती हैं, लोड बैलेंसर होते हैं, डेटा सेंटर होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, क्या क्या होता है और वो कैसे कनेक्ट होते हैं आपस में पीसेस, वो भी देखेंगे। अब आप फिर से बहस कर सकते हो कि यार हम क्यों देख रहे हैं ये सब, क्योंकि ये जरूरी है, आपको एक टिपिकल एंटरप्राइज का नेटवर्क समझ में आना चाहिए। राइट, कि जनरली एंटरप्राइज का एक नेटवर्क होता कैसा है, अगर आपने वो जान लिया तो शायद आप वैन भी समझ ही जाओगे उसकी, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई आज के जमाने में जो आज की एंटरप्राइज हैं, राइट, उनके वैन नेटवर्क में प्रॉब्लम क्या है ना। अगर हमने उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ लिया तो फिर हम बात कर सकते हैं कि उनका सॉल्यूशन क्या होगा। राइट, और बिलीव मी, आप ये जानेंगे कि उनका सॉल्यूशन, जो आज की वैन नेटवर्किंग है, उसका जो सॉल्यूशन है वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्किंग ही है। राइट, मैं बात नहीं कर रहा हूं कि सिस्को का ही सॉल्यूशन बहुत बेटर है या फिर किसी और कंपनी का सॉल्यूशन बहुत बेटर है। मैं सिर्फ इस चीज की बात कर रहा हूं कि आपको वाइड एरिया नेटवर्किंग समझ में आनी चाहिए। राइट, और हम शुरू के 2-3 सेशंस में तो सिस्को का नाम भी नहीं ले रहे होंगे, लेकिन जब हमें समझ में आ जाएगा वाइड एरिया नेटवर्किंग क्या है और उसकी प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम विप्टेला सॉल्यूशन की बात करेंगे कि विप्टेला ने इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया। राइट, तो हम आज के सेशन में ये भी पढ़ रहे होंगे कि भाई एक ट्रेडिशनल एंटरप्राइज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वैन के पर्सपेक्टिव से। हालांकि भाई एंटरप्राइज तो बहुत बड़ी हो गई ना, बट हम उसका वैन पोर्शन ही समझेंगे, क्योंकि हम अभी वैन पे ही ज्यादा फोकस करेंगे। बट बिलीव मी, अगर आप मेरी पूरी वेबसाइट या सारी चीजों को देखें तो आपको उसमें काफी कोर्सेज मिल जाएंगे, एसीआई पर भी होंगे, हम बात कर रहे होंगे एसडी एक्सेस की भी, हम नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो आपको सभी कुछ मिल जाएगा। बट अभी का मेन फोकस ये है कि हम वाइड एरिया नेटवर्किंग से एंटरप्राइज को जानेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें प्रॉब्लम्स पता ही लग गई हैं, हमें इश्यूज पता ही लग गए हैं, राइट, कौन कौन से इश्यूज हैं, तो भी उनको सॉल्व भी कर लेते हैं, है ना। तो जैसे ही हम सॉल्व कर रहे होंगे, हम थोड़ा थोड़ा एसडी वैन का इंट्रोडक्शन भी दे देंगे आपको। राइट, तो ये रहेगा आज का पूरा पूरा, मोटे मोटे तौर पे हम क्या सीखने वाले हैं। अगेन सिर्फ एजेंडा और पूरे कोर्स के बारे में बताते बताते ही 8 मिनट निकल गए, बट वो जरूरी थे। और चलिए हम अपने पहले बोर्ड की तरफ चलते हैं कि क्या है उसमें। राइट, तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बोला कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वाइड एरिया नेटवर्किंग या वैन होता होता ही क्या है, इसका मतलब क्या है। राइट, तो हम ड्यूरिंग दिस कोर्स कुछ करेक्टर्स क्रिएट करेंगे और वो करेक्टर्स आपके साथ पूरे कोर्स में चलेंगे। राइट, वो करेक्टर्स से ही हम समझेंगे कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी और हमने उसको सॉल्यूशन कैसे दिया। ऐसा नहीं है वो सिर्फ करेक्टर्स इसी वीडियो के लिए हैं, वो करेक्टर्स पूरे ही कोर्स में चलेंगे, पूरा 24 घंटे तक आपके साथ रहेंगे और उन करेक्टर्स की प्रॉब्लम से ही हम इस पूरे एसडी वैन को समझ लेंगे। तो मान के चलिए एक करेक्टर है हमारे मिस्टर राहुल। राइट, यहां पर हैं वो, और मिस्टर राहुल जो है वो बहुत ही सॉलिड बिजनेसमैन है। राइट, अब बिजनेस तो बहुत अच्छा कर रहे थे, अब उन्होंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना शुरू किया अपने बिजनेस को। तो राहुल जी का बिजनेस है कि वो स्पोर्ट्स के जो सामान है, राइट, हाँ, इंडिया में तो भाई क्रिकेट बहुत चलता है, तो वो स्पोर्ट्स में
क्रिकेट का सामान बनाते हैं, लाइक आपकी क्रिकेट बैट हुआ, बॉल हुई, है ना। और भी काफी चीजें जैसे बैडमिंटन बना रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वो बनाते हैं। और अब उनका जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है कि भाई काफी लोग उनको खरीदना चाह रहे हैं। तो राहुल जी ने कहा कि भाई ठीक है, मैं अपनी एंटरप्राइज तो बना ही रहा हूं, अब मेरे को जरूरी ऐसा भी हो गया है कि मैं एक कैंपस बनाऊं अपना, जहां पर मेरे सारे एम्प्लॉयज आए और काम करें। राइट। तो ये उन्होंने कैंपस बनाया, अपने एम्प्लॉयज को बड़े ही शानदार लैपटॉप दिए। और अब लैपटॉप दे दिया उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को। और जब इन्होंने एम्प्लॉयज ने आपस में काम करना शुरू किया तो इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि भाई इनको फाइल शेयर करनी थी, इनको इंटरनेट पे जाना था। तो मिस्टर राहुल ने उनको सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया कि ये लीजिए भाई, आपके लिए मैंने 2 सर्वर लगा दिए, है ना। सर्वर क्यों लगाए? सर्वर लगाने का मतलब है कि भाई इन्होंने एक पे एप्लीकेशन डाल दिया, फाइल, जो कि फाइल आपस में एक्सचेंज करता है। तो मान के देखिए, ये जो आपका यूजर था, इसने फाइल को इस सर्वर में रखा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है वो फाइल ही एक्सचेंज करने के काम आता है ना। जैसे ही आपने ये माना, और इस बंदे ने मान लीजिए फाइल नंबर 1 को रखा इस सर्वर में, और इस दूसरे वाले एम्प्लॉय को उसको एक्सेस करना है, तो इसी सर्वर पे गया और उसने डाउनलोड कर लिया उस फाइल को, है ना। तो ये सिंपल एप्लीकेशन था जो आपका फाइल सर्वर एप्लीकेशन था। तो मिस्टर राहुल ने ये सर्वर बना दिया है। राहुल ने एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात करके आपको इंटरनेट का एक्सेस दे दिया है, ताकि अगर कभी भी आप किसी भी सर्वर पर बात करना चाहें तो आप सीधे यहां से निकलकर यहां पर जा सकते हो सर्वर से बात करने। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो बट प्रॉब्लम क्या हो रही है? अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई मिस्टर राहुल का जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों है? ये तो बहुत अच्छी बात है राहुल के लिए, और बिल्कुल अच्छी बात है राहुल के लिए कि उन्होंने अलग अलग जगह पर, इंडिया में अलग अलग जगह पर जाकर अपनी ब्रांचेस ओपन कर दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ब्रांच है, ब्रांच नंबर 1, ये मान के देखिए ये मुंबई में है उनकी, है ना। ये ब्रांच हो गई उनकी, मान लीजिए बेंगलोर के अंदर, और ये हो गई यहां पर कहीं पर चेन्नई में, है ना। इनका काम इतना बढ़ गया कि उन्होंने 3 ब्रांचेस खोल दी। 3 ब्रांचेस का मतलब है 3 अलग अलग ऑफिस खोल दिए। अब बात आती है कि भाई ऑफिस तो खोल दिए, बट अगर इस ऑफिस में ये जो एम्प्लॉय आया है आपका, इसको भी सेम फाइल चाहिए जो कि आपके कैंपस में है, राइट। तो इट मींस दैट आपको ये जो ब्रांचेस हैं, इन सभी को इस कैंपस से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, राइट। अब प्रॉब्लम वाली बात क्या है? प्रॉब्लम वाली बात है कि ये जो डिस्टेंस है ब्रांच 1 और कैंपस के बीच का, मान लीजिए ये दिल्ली में है इनका कैंपस, राइट। तो लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है दिल्ली और मुंबई के बीच में। तो कैसे किया जाए? राइट, ये तो प्रॉब्लम हो गई। अगर इस बंदे को ये वाली फाइल चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ करके, ये जो हमने अपनी एंटरप्राइज बनाई है, एंटरप्राइज क्या है? कैंपस और ब्रांचेस है ना। हमको इनको आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्ट क्यों करना है? क्योंकि एम्प्लॉयज को आपस में भी बात करनी है, और एम्प्लॉयज को इन सर्वर से भी बात करनी है, क्योंकि यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रखा हुआ है। या फिर मान लीजिए कि कोई एक इंपॉर्टेंट दूसरा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 2, राइट। और ये एप्लीकेशन नंबर 2 ये भी हो सकता है कि भाई जहां पर आपका जितना भी सामान बेचा गया है मिस्टर राहुल का, उसकी इन्वेंट्री है। तो मान लीजिए ब्रांच 1 में कुछ सामान बिका, राइट, और उसको भी आपको इसमें डालना है, तो यहां पर इस ये जो ब्रांच 1 है, ये भी एक्सेस करेगी आपके इस एप्लीकेशन को, है ना। इट मींस दैट आपकी जो कैंपस है और जो ब्रांचेस हैं वो आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, राइट। इट मीन्स दैट ये ब्रांच 2 को भी एक्सेस होना चाहिए कैंपस का, और फिर ब्रांच 3 को भी एक्सेस होना चाहिए। आपस में भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है कि ब्रांच 2 और ब्रांच 3 को भी आपस में बात करनी चाहिए, तो वो भी होना चाहिए, राइट। तो कोई भी टेक्नोलॉजी जो इस डोमेन में आ रही है, अब डोमेन का मतलब है कोई भी टेक्नोलॉजी जो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। कौन सी प्रॉब्लम? ब्रांचेस को कैंपस से कनेक्ट करने का, या ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करने का। और ये जो ब्रांचेस हैं काफी दूर दूर हैं, जो आपका कैंपस है ये भी काफी दूर दूर है। तो ये प्रॉब्लम थी राहुल जी के लिए। राहुल जी का बिजनेस तो बढ़ रहा है, बट राहुल जी को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपस में इनको कनेक्ट कैसे करूं। तो भाई किसी समझदार आदमी ने उनको जाके बताया कि ये तो पॉसिबल है, बड़े आराम से कर सकते हो आप। ये जितनी भी टेक्नोलॉजी इस फील्ड में काम करती हैं, मींस किस फील्ड में काम करती हैं? कोई भी टेक्नोलॉजी जो आपकी कैंपस और ब्रांच को आपस में कनेक्ट करें, जो कि काफी दूर दूर हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी वाइड एरिया नेटवर्किंग में आती हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट।
राइट? तो हम इस पूरी सीरीज में वाइड एरिया नेटवर्किंग की ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे और आपको ये बता रहे होंगे कि जो एसडी वैन है उसने कैसे तरीके से, बिल्कुल सिरे से इस वैन की अधिकतर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। और पहले हम ये भी जानेंगे कि वो प्रॉब्लम्स है क्या, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई वाइड एरिया नेटवर्किंग कोई नया कॉन्सेप्ट है, ये तो पता नहीं कितने सालों से चला हुआ आ रहा है, सब बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। तो इसका मतलब रिसेंटली कुछ चेंज हुआ होगा जिसकी वजह से भाई हमारे को एक नई टेक्नोलॉजी बनानी पड़ गई। और वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? एसडी वैन। तो भाई राहुल जी का एक तरफ बिजनेस तो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस चल रहा है, बट उनको प्रॉब्लम है कि भाई अब मेरे को ब्रांचेस को कनेक्ट करना है आपस में। तो हम देखते हैं कि इनके पास क्या क्या ऑप्शन थे, बट मुझे ये समझ में आ गया होगा आपको एटलीस्ट इस बोर्ड से कि एक्चुअल में वाइड एरिया नेटवर्किंग है क्या। राइट? तो कोई भी टेक्नोलॉजी जो आपकी कैंपस और ब्रांच को कनेक्ट कर रही है, और कैंपस ब्रांच काफी दूर दूर है, राइट, उनको कनेक्ट करने का काम कर रही है, तो वाइड एरिया नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है आपकी। राइट? अब आगे देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट बोर्ड में क्या है। और हम यहां पर बात करेंगे कि जो हमारा वैन है वो इवॉल्व कैसे हुआ है। इवॉल्व होने का मतलब है पहले क्या था, बीच में क्या हुआ, और अभी आते आते इस टेक्नोलॉजी किस तरह से नई चीजें अडॉप्ट करती जा रही है। राइट? पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम भी इवॉल्व हुए हैं। आपको पता है कि पहले तो देखा जाता था कि भाई हाँ, बंदर की प्रजाति के ही थे हम। राइट? बंदर से ही हम निकले, बंदर से ही चलते 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 हम ऐसे बन गए हैं। राइट? तो हमारा भी इवोल्यूशन हुआ है, ऐसी टेक्नोलॉजी का भी हुआ है। तो हम यहां पर वैन का इवोल्यूशन समझ रहे हैं। राइट? कि वैन कैसे इवॉल्व हुई है। तो अब बात करते हैं, हमारे पास वही मिस्टर राहुल हैं। तो राहुल अब पुराने से नए की तरफ चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, जिसको हम लीज लाइन बोलते हैं। तो राहुल जी को किसी ने बताया कि भाई आप क्या कीजिए, आप सर्विस प्रोवाइडर के पास जाइए। एक सर्विस प्रोवाइडर नाम की चीज होती है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो राहुल जी ने कहा भाई बहुत बढ़िया बात है, मैं उसके पास जाता हूं। अब जैसे ही राहुल जी सर्विस प्रोवाइडर के पास आए, उन्होंने कहा कि भाई मेरे को एक प्रॉब्लम है। सर्विस प्रोवाइडर ने कहा क्या प्रॉब्लम है? राहुल जी बोलते हैं कि मेरे को अपनी सारी ब्रांचेस और कैंपस कनेक्ट करने हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर बोलता है कहां पर ये? तो राहुल जी बोलते हैं कि कैंपस है दिल्ली में और ब्रांच फैली हुई है बेंगलोर, मुंबई और बहुत सारी जगह पे। तो सर्विस प्रोवाइडर ने कहा मेरा काम ही यही है, मैं कनेक्ट कर दूंगा आपको, है ना, आपकी सारी ब्रांचेस को मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो उन्होंने बोला कि कैसे कनेक्ट कर दोगे? तो उन्होंने बोला कि आप मेरे से, सर्विस प्रोवाइडर जी बोलते हैं कि आप मेरे से लीज लाइन ले लीजिए। तो राहुल जी ने कहा कि मेरे को समझ में नहीं आया आपने जो लास्ट वर्ड, जो दो वर्ड बोले हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपको एक वायर दे सकता हूं जो कि आपकी मुंबई ब्रांच को कैंपस से कनेक्ट कर दे। और ये जो पूरी की पूरी वायर है, ये अंडरग्राउंड वायर है। राइट? और जो आपके कैंपस और ब्रांच को कनेक्ट कर देगी। तो राहुल जी ने बोला यार ये तो बड़ी सही चीज है, आप कर सकते हैं ऐसा मेरे लिए? कहते हैं हाँ जी कर सकते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर ने बोला कि भाई मैंने वो कर भी दिया है आपके लिए, और आपको क्या करना है, यहां पर एक राउटर लगाइए और यहां पर एक राउटर लगाइए और आपका काम हो जाएगा। तो राहुल जी को इतना कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने एक नेटवर्क इंजीनियर भी हायर कर लिया। राइट? वहीं पर हम जैसे लोग काम आते हैं। अब राहुल जी ने बोला नेटवर्क इंजीनियर को, देखो भाई मैंने सर्विस प्रोवाइडर से बात कर ली है, सब कुछ परफेक्ट हो गया है, उसने मेरे को लीज लाइन नाम की कोई चीज होती है वो दे दी है, अब तू मेरे को कनेक्ट करके दिखा दे। तो जो इनका नेटवर्क इंजीनियर है, इसने बोला कि ठीक है मैं कनेक्ट कर दूंगा, मेरा तो स्पेशलिटी इसी चीज में है। तो जैसे ही सर्विस प्रोवाइडर ने ये लीज लाइन मिस्टर राहुल को दी, नेटवर्क इंजीनियर ने दो राउटर्स लगाए। एक का नाम रखा राउटर नंबर 2 यहां पर, दूसरे का नाम नाम रखा राउटर 1। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं कैंपस को और ब्रांच को आपस में कनेक्ट कर रहा हूं, तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि मेरे जितने भी कैंपस साइड के राउट्स हैं, फॉर एग्जांपल कैंपस में मेरा राउट है एक x.x.x.0/24। अगर सबनेटिंग जाननी है तो भी मेरे चैनल पे ही जाओ, बहुत सिंपल तरीके से सबनेटिंग भी समझाई हुई है ना। मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज का पहला वीडियो जो है वो सबनेटिंग पर ही है, लगभग 1 घंटे डिस्कस किया है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, प्लीज आप जरूर देखिए। तो मैंने सपोज इस सर्वर को एड्रेस दिया हुआ है x.x.x.10, राइट? और अगर मेरे को यहां से उस ब्रांच से इसको एक्सेस करना है,
तो सीधी सी बात है, इस ब्रांच को पता होना चाहिए कि अगर मेरे को x.10 पर पहुंचना है तो कैसे पहुंचूं, राइट। सिमिलरली ये जो बंदा यहाँ पर ब्रांच 1 में बैठा हुआ है, मुंबई वाली ब्रांच में, उसको मैंने दिया हुआ है y.y.y.0/24 सपोज, राइट। ये इसका सबनेट हो गया। तो होना क्या चाहिए, अगर मेरे को किसी भी तरह से इस कैंपस को पता लग जाए कि भाई y.y.y.0/24 तक कैसे पहुंचना है, राइट। या फिर इस ब्रांच 1 को पता लग जाए कि x.x.x.0/24 तक कैसे पहुंचा जाए, तो भाई बहुत ही सिंपल सी चीज हो जाएगी मेरे लिए, तो राइट। तो नेटवर्क इंजीनियर ने बोला कि भाई बड़े बड़े आराम से कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा कि यहां पर एक आईपी एड्रेस दे दूंगा और यहां पर भी एक आईपी एड्रेस दे दूंगा, और जैसा कि इन्होंने बोला है कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मैं इन दोनों पर आईपी एड्रेस भी सेम ही सबनेट में डाल दूंगा, और उसके बाद मैं आराम से कोई भी अपनी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकता हूं, जिसका नाम हो सकता है ओएसपीएफ, रिप भी चला सकता हूं, एआईजीआरपी भी चला सकता हूं, या कुछ भी, या बीजीपी भी चला सकता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, राइट। अच्छा, इन सब राउटिंग प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? इन सब राउटिंग प्रोटोकॉल का काम ही ये है कि भाई आपको यहां से ब्रांच 1 से का भी जो भी रूट है उसको लेना है और कैंपस की तरफ डालना है, कैंपस में जो भी राउट है उनको ब्रांच की तरफ डालना है। तो जैसे ही आपने ये सब प्रोटोकॉल चलाई, वैसे ही कैंपस को पता लग गया कि अगर उसको y.y.y.0 की तरफ जाना है, जो कि इस बंदे का आईपी एड्रेस है या सबनेट है, तो आपको इस लीज लाइन के थ्रू जाना है। तो ये बंदा क्या करेगा, यहां पर इसको रीच करना था, मान लीजिए BR1 पर, तो इसने अपना पैकेट बनाया। ये पैकेट कौन सा है? ये आईपी पैकेट है। और जैसे ही इसको पता लगा कि y.y.y.0 पे इसको जाना है, हाँ सॉरी, हाँ, y.y.y.0 पे इसको जाना है, तो ये इसको इस लीज लाइन पे रख देगा, और यहां पर सर्विस प्रोवाइडर का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पूरी लीज लाइन जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के अंडर में है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस आईपी पैकेट को कैंपस से कैसे ब्रांच 1 पे पहुंचाया जाए। ब्रांच 1 में पैकेट आ गया और उसका काम खत्म हो गया, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले जो आई थी वो लीज लाइन ही थी, कि भाई हमने, हालांकि लीज लाइन ऐसा नहीं है आज की डेट में नहीं है, आज की डेट में भी है, बट ये थोड़ी सी महंगी टेक्नोलॉजी है। रीजन क्या है उसका? क्योंकि भाई आपके स्पेसिफिकली आपके लिए ये वायर दी हुई है सर्विस प्रोवाइडर ने, इतनी लंबी वायर, तो ये तो भाई बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी, राइट। तो फिर हालांकि और आप सोच के देखिए, अभी तो आपने कैंपस और ब्रांच 1 को ही कनेक्ट किया है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको कैंपस को ब्रांच 2 से भी कनेक्ट करना पड़े, जो कि एक रिक्वायरमेंट है मिस्टर राहुल की, राइट। और कैंपस को ब्रांच 3 से भी कनेक्ट करे, जो कि एक और रिक्वायरमेंट है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ब्रांच 2 और ब्रांच 3 से भी आपस में बात हो, तो आपको पूरा सॉल्यूशन दिखेगा कि मान लीजिए अगर राहुल जी की 50 ब्रांचेस हो गई, तो भाई आप उनको 50 लीज लाइन लेनी पड़ेंगी, जो कि थोड़ा कॉस्टली सॉल्यूशन हो जाएगा। अब राहुल जी के लिए तो भाई बिजनेसमैन है, प्रॉब्लम हो जाएगी, ये तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो इसका अब क्या सॉल्यूशन है? एक तो हमने, अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं कि लीज लाइन ने अगर कैंपस और ब्रांच को कनेक्ट कर दिया, तो ये किस टेक्नोलॉजी में है? सीधी सी बात है एसडी वैन में, सॉरी, सीधी सी बात है वैन में। वैन में क्यों है? क्योंकि ये वाइड एरिया नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, दो आपके कैंपस और ब्रांच को कनेक्ट कर दिया इतनी दूर से, राइट। तो दिस इज गुड नाउ। अब राहुल जी हैप्पी थे कि चलो भाई किसी भी तरह से कनेक्ट तो हो गई। अब किसी समझदार आदमी ने फिर से मिस्टर राहुल को बता दिया, मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लूं ताकि आपको अगली टेक्नोलॉजी के बारे में बता दूं। तो किसी एक और भले इंसान ने फिर से राहुल जी को बता दिया कि भाई आपके तो बहुत ज्यादा पैसे बन रहे हैं, मार्केट में कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी आई हैं। तो फिर राहुल जी ने कहा क्या नई टेक्नोलॉजी आई है? तो उस बंदे ने बताया कि एटीएम एंड फ्रेम रिले आया है, और आपको लीज लाइन से कहीं सस्ता पड़ जाएगा, और आपके सारे ब्रांचेस और कैंपस को वो आपस में कनेक्ट कर देगा। अब मैं एटीएम्स और फ्रेम रिले में देखो भाई ज्यादा जाना नहीं चाहता, रीजन उसका यही है कि काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है, कोई यूज नहीं कर रहा है, बट हाँ, ये भी वाइड एरिया नेटवर्किंग की ही टेक्नोलॉजीज थी, राइट। तो जब मैं अपना एग्जाम दे रहा था सीसीआई का, लगभग अब से 8-9 साल पहले, तो फ्रेम रिले उसमें हुआ करता था, लेकिन उसके बाद मैंने अभी कहीं पर ज्यादा इसको देखा नहीं है, क्योंकि सब लोग इससे मूव ऑन कर गए हैं, राइट। तो हम बात करते हैं कि एमपीएलएस की, तो उसी समझदार आदमी ने थोड़े दिन बाद आके राहुल को बताया कि भाई एमपीएलएस नाम की भी एक टेक्नोलॉजी है, जो कि लीज लाइन, एटीएम और फ्रेम रिले से कहीं सस्ती है, और आपको सेम फंक्शनलिटी देती है, आपकी प्राइवेसी भी रहेगी, राइट। तो मिस्टर राहुल तो खुश हो गए इस बात पर।
राहुल जी गए सर्विस प्रोवाइडर के पास कि भाई आपने तो मेरे को लीज लाइन बेची हुई है, क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि जिससे मेरा खर्चा थोड़ा सा कम हो जाए? तो सर्विस प्रोवाइडर ने कहा हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, हमने अभी अभी एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है जिसका नाम है एमपीएलएस। तो ठीक है जी, टेक्नोलॉजी का नाम बहुत बढ़िया है, एमपीएलएस है, करती क्या है ये? तो सर्विस प्रोवाइडर ने कहा कि आप एक राउटर अपने एंड पे रखो, है ना, एक राउटर मैं अपने एंड पे रखूंगा, तो आप अपने एंड वाला राउटर सिर्फ मेरे से कनेक्ट करो और किसी से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं। सिमिलरली ये जो ब्रांचेस हैं ये भी आप मेरे राउटर पे कनेक्ट कर दोगे, और ये राउटर अलग अलग हो सकता है क्योंकि ये राउटर कहां पर होगा, ये मुंबई के पास है, ये दिल्ली के पास है, राइट। यहाँ का राउटर को कनेक्ट कर दिया आपने ब्रांच 2 से, यहाँ के राउटर को कनेक्ट कर दिया आपने ब्रांच 3 से, तो इस बात से ये तो तय हो गया कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर का एमपीएलएस नेटवर्क है ये पूरे इंडिया में ही फैला हुआ है, राइट। क्योंकि पूरे इंडिया में इसके राउटर्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो ये मान लो ये राउटर 1 इनका है, या ये राउटर है, या ये राउटर है, ये राउटर है, ये सब कुछ पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। आपने इन सभी को कनेक्ट कर दिया अपने राउटर से। अब मैजिक शुरू होता है। मैजिक क्या है? सर्विस प्रोवाइडर बोलता है कि आप जो भी राउट, आप कोई भी प्रोटोकॉल चलाइए, आप यहां पर मान लीजिए आपने ओएसपीएफ बीजीपी में से कुछ भी चला दिया, मान लीजिए ओएसपीएफ चला दिया, राइट। आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चलाइए, इस राउटिंग प्रोटोकॉल में अगर आप x.x.x.0 को एडवर्टाइज करेंगे, राइट, राउटिंग प्रोटोकॉल एडवर्टाइज ही करती है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी सारी ब्रांचेस के पास पहुंच जाएगा, और हमें कनेक्टिविटी का मतलब ही यही पता है, राइट। ब्रांच 1 कैंपस से कनेक्ट कब होगी? जब उसके पास रूट होगा। किसका रूट होगा? x.x.x.0 का, राइट। ये राउट इसके पास आ जाएगा। और वो कब आएगा? सर्विस प्रोवाइडर कहता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेरे को एडवर्टाइज कीजिए, हालांकि जितना भी मेरे राउटर्स इसके बीच में है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बट आपका ये जो रूट है x.x.x.0, ये आपकी मुंबई ब्रांच में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये गारंटी है। ये आपका इस ब्रांच में ही पहुंचेगा अगर आपने एमपीएलएस से कनेक्ट किया है, और यहां भी पहुंचेगा। तो व्हाट इज द कैच, राइट? क्या ये एमपीएलएस नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर ने सिर्फ आपके लिए बनाया हुआ है? ऐसा नहीं है, राइट। तो अगर ऐसा होता तो भाई मतलब मिस्टर राहुल के लिए इतना सब कुछ तामझाम होता तो बात बनती नहीं। तो यकीन कीजिए जो एमपीएलएस नेटवर्क, ये जो इसने पूरा का पूरा क्लाउड बनाया है इतने सारे राउटर्स डाल के टेक्नोलॉजी लगाकर, राइट, वो सिर्फ एक कस्टमर को सर्व नहीं कर रहा है। उसमें मान लीजिए राहुल जी की कंपनी का नाम एबीसी था, उसमें एबीसी नाम की कंपनी भी कनेक्टेड है, मतलब उसका कैंपस, उसकी ब्रांचेस, उसमें हो सकता है सिस्को भी कनेक्टेड हो, सिस्को का कैंपस, सिस्को की ब्रांचेस, उसमें ऐसा हो सकता है अमेजॉन भी कनेक्टेड हो, जुनिपर भी कनेक्टेड हो, गूगल भी कनेक्टेड हो, और सो मेनी थिंग्स, राइट। बट ये एमपीएलएस प्रोवाइडर की या इस सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मिस्टर राहुल की कंपनी के राउट एडवर्टाइज हो रहे हैं तो मिस्टर राहुल के ही एंटरप्राइज में रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिस्टर राहुल के राउट सिस्को में पहुंच जाएं और सिस्को के राउट अमेजॉन में पहुंच जाएं, राइट। ये गारंटी देता है आपका एमपीएलएस सर्विस प्रोवाइडर कि आपके राउट आपके यहां ही रहने वाले हैं, कहीं और नहीं जाएंगे, राइट। तो इट इज काइंड ऑफ ए प्राइवेट नेटवर्क जो कि एक शेयर्ड नेटवर्क पे है। शेयर्ड क्यों है? क्योंकि भाई बहुत सारी कंपनी और हैं जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रही हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। और प्राइवेट कैसे हो गया? क्योंकि आपके राउट आपके पास ही हैं, कहीं और नहीं जा रहे हैं, राइट। अच्छा, आप ये बहस कर सकते हैं कि सर हम ये इतना एमपीएलएस लीज लाइन क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में। क्योंकि मैं क्या करूंगा, जैसे ही हम एसडी वैन को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखोगे कि भाई एसडी वैन में जो चीजें हैं वो जो आपस में कनेक्टेड हैं वो अलग अलग ट्रांसपोर्ट पे कनेक्टेड है। ट्रांसपोर्ट का मतलब जैसे इंटरनेट हो गया, लीज लाइन हो गई, या फिर आपका 4G हो गया, या एमपीएलएस हो गया। तो मैं चाहता हूं कि जब आप वहां पर इन चीजों को देखें, जब आप वहां पर इस एमपीएलएस को देखें, तो आपको कुछ नया ना लगे, राइट। हालांकि बिलीव मी, एमपीएलएस अपने आप में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है लर्न करने के लिए, और बहुत सिंपल भी है, राइट। तो उसकी बात हम किसी और वीडियो सीरीज में कर रहे होंगे। डू नॉट वरी अबाउट इट, हम एमपीएलएस भी सीखेंगे। बट अभी का उद्देश्य यहां पर यह नहीं है कि आपको एमपीएलएस सिखाया जाए। यहां पर
जो मोटिव है वो ये है कि आपको एमपीएलएस मोटे मोटे तौर पे करता क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। और जो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये क्लाउड था, ये बनाया था किसने? ये बनाया था सर्विस प्रोवाइडर ने। सर्विस प्रोवाइडर ने बना के क्या कर दिया इसका? भाई उसने बोला कि आप बस अपने राउटर्स को मेरे से कनेक्ट कर दो, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके राउट्स को मैं इधर से इधर भेज दूंगा। राइट? इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ अब बात करते हैं। राहुल जी बहुत खुश कि भाई उनका तो कॉस्ट भी बहुत कम हो गई, सब कुछ कनेक्ट भी हो गया, और बहुत ही बढ़िया चल रहा है मामला। राइट? अब मैं थोड़ा सा फिर से क्लीन कर देता हूं, इतने हम डिस्कस करते रहते हैं कि भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ा, अब किसी एक और समझदार बंदे ने राहुल जी के पास आए और राहुल को बोला कि भाई होता क्या है कि अब ना एक इंटरनेट नाम की चीज भी है जिस पर आप अपने सारे के सारे ये जो ब्रांचेस हैं उनको कनेक्ट कर सकते हो। तो भाई राहुल ने पूछा क्यों करूं, बट मैं एमपीएलएस तो मेरे पास ऑलरेडी है, सब कनेक्ट है, सब बढ़िया चल रहा है। तो समझदार आदमी ने राहुल जी को ये बताया कि भाई आपकी कॉस्ट और भी बच जाएगी, है ना। तो कॉस्ट बच जाएगी तो राहुल जी ने देखा कि हाँ भाई बिजनेसमैन तो है ही वो, ठीक है कॉस्ट बचेगी तो मैं कॉस्ट बचा लेता हूँ। तो फिर से वो सर्विस प्रोवाइडर के पास गए। उन्होंने बोला कि भाई मिस्टर सर्विस प्रोवाइडर, मैंने कहीं से सुना है कि भाई आप अभी भी मेरे को एमपीएलएस पे ज्यादा चार्ज कर रहे हो, क्या यही काम आप इंटरनेट पे कर सकते हो? तो सर्विस प्रोवाइडर ने कहा जी बिल्कुल कर सकता हूं मैं। आप इंटरनेट के सर्किट ले लो मेरे से, है ना, और जैसे ही आप इंटरनेट के सर्किट लोगे मेरे से, आपका काम वैसे ही चलेगा जैसा एमपीएलएस पे चल रहा था। हालांकि मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा कि भाई सारी की सारी चीजें उसी स्पीड से चलेंगी जैसी एमपीएलएस पे चल रही हैं, क्योंकि एमपीएलएस सर्विस प्रोवाइडर का खुद का नेटवर्क है, उसको पता है कहां से क्या भेजना है। राइट? बट इंटरनेट पे सर्विस प्रोवाइडर का कोई भी जोर नहीं है। ठीक है? इंटरनेट पे तो ऐसे पता नहीं कितने सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। एसपी 1 हुआ, एसपी 2 हुआ, राइट? एसपी का मतलब सर्विस प्रोवाइडर, एसपी 3 हुआ, ये आपस में कनेक्टेड हैं। ये आपस में कनेक्टेड हैं इसीलिए तो एक बड़ा नेटवर्क बन गया जिसको आप इंटरनेट बोलते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। मतलब एयरटेल है, वोडाफोन है, एटीएनटी है, इतने सर्विस प्रोवाइडर आपस में मिल गए हैं, इसीलिए बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है आपका, जिसको हम इंटरनेट का नाम देते हैं। राइट? इट इज एज सिंपल एज दैट। तो सर्विस प्रोवाइडर ने साफ साफ बोला कि भाई ना तो मैं इंटरनेट पे सिक्योरिटी की गारंटी लेता हूं, राइट, ना मैं इंटरनेट पे कोई भी एसएलए आपको दूंगा। एसएलए का मतलब होता है कि भाई सर्विस लेवल एग्रीमेंट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका ट्रैफिक इतने मिली सेकंड में पहुंचेगा, मुझे नहीं पता। राइट? तो राहुल जी ने कहा कि यार फिर तो गड़बड़ है ना, क्या मैं दोनों ले लूं? मतलब कि मैंने कहीं पर एक ही जगह पर एमपीएलएस भी, दो दो एमपीएलएस के सर्किट लिए हुए हैं, क्या मैं एक एमपीएलएस और एक इंटरनेट कर दूं? तो सर्विस प्रोवाइडर ने बोला कि ये बेस्ट सॉल्यूशन हो जाएगा आपके लिए, कि आप थोड़ा सा एमपीएलएस पे रहें, थोड़ा सा इंटरनेट पे रहें। बट राहुल जी तो ठहरे थोड़े से बिजनेसमैन टाइप के, उन्होंने कहा कि भाई मैं एमपीएलएस लूंगा ही नहीं। राइट? मुझे इंटरनेट ही दे दो। तो भाई सर्विस प्रोवाइडर ने कहा जैसी आपकी मर्जी आप ले लीजिए। तो इस बार क्या किया राहुल जी ने, अपने एंड पे फिर से 3 राउटर्स लगा दिए। राइट? 4 राउटर्स अपनी अपनी ब्रांचेस पे लगा दिए, और इसको कनेक्ट अब कहां से कर दिया है इन्होंने? इसको कनेक्ट कर दिया है इंटरनेट से, है ना। जैसे ही इन्होंने इंटरनेट से कनेक्ट किया, यहां पर भी आपका आईपी एड्रेस होगा, यहां भी आईपी एड्रेस दे सकते हो, यहां भी आईपी एड्रेस दे सकते हो, और यहां भी। इंटरनेट की ब्यूटी ये है कि आपस में सारे आईपी एड्रेस बात करेंगे, और ये सारे आईपी एड्रेस जो होंगे वो पब्लिक आईपी एड्रेस होंगे। ठीक है? क्या होते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस? आप थोड़ा सा गूगल भी कर लेना, बहुत ही आसान चीज होती है। आपस में सारे कनेक्टेड हैं। इट इज responsibility of the service of the internet so that these IP addresses are reachable with each other. But अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं, तो मान लीजिए अगर आप OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना चाहते हैं R1 और R2 के बीच में, राइट, तो OSPF एक सीधी सी बात बोलता है कि भाई ये जो लिंक है ना, ये डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए और ये एक ही सबनेट का पार्ट होना चाहिए। तो ये तो बात सीधी सीधी हो गई कि भाई इंटरनेट पर अब यहां पर आपको कोई और सबनेट मिल सकता है और यहां पर आपको कोई और सबनेट मिल सकता है। राइट? तो ये एक ही नेटवर्क का पार्ट तो नहीं है, तो आप भूल जाइए कि कोई भी आप इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल चला लोगे यहां पर। राइट? मींस ओएसपी, बीजीपी, ईआईजीआरपी कुछ नहीं चलेगा आपका। राइट? तो दूसरी चीज हो गई कि इन प्रोटोकॉल की जो रिक्वायरमेंट ही होती है वो ये होती है डायरेक्टली कनेक्ट करना। राइट? डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए तभी प्रोटोकॉल चलेगी, वरना नहीं चलेगी। राइट? तो अब बात आती है कि भाई ऐसा है तो अब क्या किया जाए? तो किसी ने बोला कि बीजीपी चला लो, है ना, बीजीपी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट दिक्कत है कि भाई इंटरनेट पर
अब मुझे नहीं पता ना कि कितने लोग हैं, कोई भी हो सकता है। और अगर आप प्लेन टेक्स्ट में, प्लेन टेक्स्ट का मतलब है अगर आप मैसेज को इनक्रिप्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप मैसेज को ऐसे ही सीधा का सीधा भेज रहे हो, तो कोई भी पढ़ सकता है इंटरनेट पर तो आपका मैसेज, राइट। इसका मतलब है ये बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो सबसे पहली बात तो दो प्रॉब्लम हो गई यहां पर। एक तो हो गई इंटरनेट पे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो गई, राइट, कोई भी पढ़ सकता है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि मान लीजिए मेरे को ओएसपीएफ चलाना है, अब इस राउटर, मान लीजिए ये राउटर था मेरा R1 और ये राउटर था मेरा R2, इनके बीच में मेरे को बीजीपी नहीं चलाना है, ओएसपीएफ चलाना है, तो मैं क्या करूं? वो चला ही नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि भाई इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्टेड होना पड़ेगा, और अगर इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्टेड होना पड़ेगा तो वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। इसीलिए जो नई टेक्नोलॉजी आई उसके बाद, हालांकि नई नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन हम एक इवोल्यूशन मोड में चल रहे हैं, है ना। तो मैं बोलना चाहूंगा कि इंटरनेट के बाद जो अगला आया वो जीआरई आया। कि भाई क्योंकि मेरे को इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल चलानी है, तो क्या होगा अगर ये दोनों आईपी एड्रेस रीचेबल हैं? कौन कौन सा? ये वाला आईपी एड्रेस और ये वाला आईपी एड्रेस, राइट। ये मान लीजिए IP1 है, ये IP एड्रेस 2 है, और ये रीचेबल तो है ही है, क्योंकि इंटरनेट का काम ही यही है, ये रहा इंटरनेट आपका, है ना, कि इन दोनों को रीचेबल बनाना। अगर ये दोनों हैं एक दूसरे से रीचेबल, तो बेसिकली जीआरई टेक्नोलॉजी एक वर्चुअल लिंक बना देती है इन दोनों के बीच में, R1 और R2 के बीच में। और ये वर्चुअल लिंक पर आप फिर से एक और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मान लीजिए ये हो गया आपका आईपी एड्रेस, सॉरी, IP एड्रेस 3, ये हो गया आपका IP एड्रेस 4, और इनको आप डायरेक्ट एक ही सबनेट में डाल सकते हैं। सबनेट में डालने के बाद आप इस पर OSPF और RIP प्रोटोकॉल चला सकते हैं, और फिर आपके जो भी सबनेट्स होंगे, मान लीजिए यहां पर था x.x.x.0/24, और यहां था y.y.y.0/24, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल में, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। मींस जीआरई टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, अगर आपके पास बहुत सारे राउटर्स हैं बीच में जिन पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, मान लीजिए R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, और दो राउटर्स हैं आपके पास, R7 और मान लीजिए R8। अब इन वाले राउटर्स पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, राइट। और आपको क्या करना है, आपको R7 और R8 के बीच में राउटिंग प्रोटोकॉल चलानी है। कौन सी? OSPF। तो भाई डायरेक्टली कनेक्टेड तो है नहीं। तो बस जीआरई की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो आपने आईपी एड्रेस यहां कॉन्फ़िगर किया है, मान लीजिए वो IP1 है ना, और यहां कॉन्फ़िगर किया है वो मान लीजिए IP2 है। अगर IP1 और IP2 आपस में रीचेबल हैं, तो ये जीआरई टेक्नोलॉजी एक टनल बना सकती है इनके बीच में, और ये टनल इट इज गोइंग टू बी एज गुड एज ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन R7 एंड R8। इफ देर इज ए डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट वर्चुअल लिंक, देन यू कैन कम अप विद योर OSPF और EIGRP प्रोटोकॉल, और अगर आपने वो चला दिया, एक्सचेंज करिए राउटर, बात खत्म हो गई, राइट। हालांकि पैकेट इन्हीं राउटर्स के के ऊपर से ही जा रहा होगा, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा हेडर लग जाता है जिसको जीआरई बोलते हैं। जीआरई पढ़ाना तो इंटेंट है ही नहीं यहां पर, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके साथ, क्योंकि इंटरनेट पे बीच में बहुत सारे राउटर्स हैं, राइट, उन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको R1 और R2 के बीच में एक डायरेक्ट लिंक चाहिए, तो आप डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं, और उसी वर्चुअल टेक्नोलॉजी को जीआरई बोला जाता है। और जितना भी ये ये चीजें हैं जो R7 और R8 के बीच में कनेक्टिविटी का काम कर रही हैं, R1, R2, R3, ये जो भी नेटवर्क मैंने इसमें दिखाया है ये वाला, राइट, क्योंकि कनेक्टिविटी का काम कर रहे हैं, R7 और R8 को कनेक्ट कर रहे हैं, इसको हम अंडरले बोलते हैं। और जो भी हमने वर्चुअल लिंक बनाया है ऊपर, इसको हम बोलते हैं ओवरले, राइट। एंड बिलीव मी, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे वो VXLAN हो, चाहे वो आपका आपका SD WAN हो, किसी भी वेंडर का, राइट, या कुछ भी है, SD एक्सेस हो, सब ओवरले ही है, राइट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है अंडरले ओवरले का, तो बहुत सारी चीज तो आप ऐसे ही जान जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जीआरई एक ओवरले टेक्नोलॉजी है, राइट। और अंडरले क्या है उसका? भाई इस केस में अंडरले हो गया इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट ही रीचेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है IP1 और IP2 के बीच की। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। सो भाई जीआरई ने तो आपकी ये तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि चलो भाई OSPF चला लूंगा, लेकिन दूसरी एक और प्रॉब्लम थी जिसको हम बोलते हैं सिक्योर नहीं है,
राइट, कोई भी देख सकता है इस पैकेट को, जो जीआरई पैकेट होगा। और कोई भी देख सकता है, तो मिस्टर राहुल का अगर कुछ ट्रांजैक्शन चल रहा है, राइट, मिस्टर राहुल अपनी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा शेयर कर रहे हैं मुंबई ब्रांच और दिल्ली कैंपस के बीच में, तो कोई भी उस डेटा को रीड कर सकता है। और अगर कोई भी उस डेटा को रीड कर सकता है तो इट्स ए बिग प्रॉब्लम, राइट। तो तभी मिस्टर राहुल को बताया गया कि भाई जीआरई पे मत करो आप, हालांकि आपका काफी कुछ बच रहा है, आपके काफी पैसे बच रहे हैं भाई, बट प्रॉब्लम यह है कि लोग आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं, राइट। तो राहुल जी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि अगर ऐसा है तो अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि एक और टेक्नोलॉजी यूज कर लो, जीआरई को रहने दो लेकिन उसके ऊपर से आप आईपीसेक यूज कर लो। अब इसने बोला कि भाई अब ये क्या भला है, क्या है आईपीसेक। तो उसने बोला कि आप जीआरई के ऊपर जो भी पैकेट भेजेंगे, मान लीजिए आपने एक ट्रांजैक्शन थी जिसमें लिखा हुआ था एबीसीडी, राइट, ये जीआरई के भी ऊपर आप अगर ये भेज रहे हैं, तो अगर बीच में एक कोई बंदा बैठा हुआ है, उसको दिखता है ये पैकेट सिर्फ सिंपल जाता हुआ, तो वो पढ़ सकता है यार एबीसीडी लिखा हुआ है, राइट। बट ये आईपीसेक टेक्नोलॉजी क्या करती है, आईपीसेक टेक्नोलॉजी इस बात को मेक श्योर करती है कि इस मैसेज को या तो वो पढ़ पाए जिसने इसको भेजा था, राइट, या वो पढ़ पाए जिसके लिए इसको भेजा था, राइट। तो इस मैसेज को या तो R1 पढ़ पाएगा, R2 पढ़ पाएगा, हालांकि ये मैसेज पूरे इंटरनेट के राउटर से जा रहा है लेकिन कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। और वो क्या करते हैं, इसीलिए इस पूरे मैसेज को वो इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट करने का मतलब होता है कि भाई कोई पढ़ ना पाए इसको, राइट। और अगर कोई पढ़ नहीं पाएगा इसको, तो ये बंदा जो है ये भी नहीं पढ़ पाएगा। ये कहाँ है, ये इंटरनेट पे कहीं पे बैठा हुआ है, इसने मैसेज इसको मिल गया, इसने भाई चुरा लिया मैसेज, हाँ, इंटरनेट से। बट अभी उसको पढ़ ही नहीं पाएगा, तो उसका यूज केस क्या है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ऐसा क्या हो जाता है कि ये बंदा पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो इसके पीछे भी नेटवर्क सिक्योरिटी है, जो कि हम बिलीव कीजिए इस पूरे कोर्स के दौरान हम 2 घंटे, एटलीस्ट 2 घंटे नेटवर्क सिक्योरिटी पे गुजारने वाले हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि उतनी समझ आज के हर एक नेटवर्क इंजीनियर को होनी चाहिए, राइट, कि उसको समझ में आना चाहिए कि आईपीसेक ऐसा क्या कर देता है, या एसएसएल टेक्नोलॉजी, टीएलएस, डीटीएलएस, जो कि हम इसमें एसडी वैन में बहुत ही ज्यादा करीब से जानने वाले हैं, वो ऐसा करती क्या है कि कोई भी मैसेज नहीं पढ़ पाता सिवाय सेंडर और रिसीवर के। और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। बिलीव मी, अगर आप मेरे इंग्लिश के वीडियोस देखें तो वहां पर ये सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। ये हिंदी का हम पहले ही बना रहे हैं, हिंदी का पहले ही सेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है अभी। लेकिन अगर आप इंग्लिश में भी कंफर्टेबल है तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि हम कितनी डिटेल में जाने वाले हैं इस कोर्स में, राइट। तो हम अभी तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे, राइट। बट हमें यह जरूर पता लग गया है कि भाई एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि जो आपके प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस को, प्लेन टेक्स्ट का मतलब है जो सीधे साधे मैसेज एबीसीडी जो आपका जा रहा था, उसको गुड़मुड़ कर देगा, राइट, उसको कुछ ऐसी फॉर्म में लिख देगा कि कोई और ना पढ़ पाए। और वही आईपीसेक, इट इज एज सिंपल एज दैट। बट बिलीव मी, हम लोग ज्यादा डिटेल में जाकर उसको पढ़ेंगे, है ना, और पढ़ रहे होंगे। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही कि भाई वैन का जो इवोल्यूशन हुआ है, पहले लीज लाइन थी, महंगी थी, फिर एमपीएलएस आया, शेयर्ड नेटवर्क बन गया, बहुत सारे लोग हैं लेकिन फिर भी अपने 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 राउट्स उनको मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर ऐसे ही जितने सर्विस प्रोवाइडर मिल गए तो इंटरनेट बन गया। अब इंटरनेट भी आपकी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। कौन सी कनेक्टिविटी की, वैन कनेक्टिविटी को। तो मिस्टर राहुल ने उसी को यूज कर लिया और सस्ता हो गया। बट दिक्कत हो गई कि उसमें ओएसपी प्रोटोकॉल नहीं चला पा रहे थे, तो किसी ने कहा जीआरई चला लो। जीआरई चलाया तो वो ओवरले बन गया, ओवरले बन गया तो उस पर ओएसपी प्रोटोकॉल चला ली। फिर किसी ने बोला कि भाई ये तो दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई, कोई भी मैसेज पढ़ लेगा आपका, और अगर कोई भी मैसेज पढ़ लेगा तो राहुल जी ने कहा यार कुछ इलाज ढूंढो। फिर आईपीसेक आया, आईपीसेक ने इनक्रिप्ट कर दिया, और जैसे ही इनक्रिप्ट हुआ तो अधिकतर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आज के जमाने में जनरली हम इन्हीं टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। वाइड एरिया नेटवर्किंग पे अधिकतर क्या चलता है, अधिकतर सभी लोग एमपीएलएस यूज कर रहे होते हैं, है ना। पैसे ज्यादा है हमारे पास, एमपीएलएस यूज करेंगे, सब कुछ प्राइवेट है। लेकिन किसी के पास, किसी एंटरप्राइज को पास इतना खर्चा नहीं है करने को, तो वो एमपीएलएस भी ले लेता है और इंटरनेट भी ले लेता है ना।
एमपीएलएस से उनको भाई ये हो जाता है कि हाँ भाई प्राइवेटली मैसेजेस जाएंगे और पूरा अपना नेटवर्क होगा, एसएलए मिलेगा हमको कि इतने टाइम में पहुंचेगा ही पहुंचेगा मैसेज। और अगर कोई मेरा कम इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है तो भाई मैं उसको इंटरनेट पे भेज दूंगा, राइट। जैसे भाई मेरी एंटरप्राइज में कुछ यूजर्स हैं जो हमेशा इंस्टाग्राम करते रहते हैं, राइट, या जो हमेशा फेसबुक पे लगे रहते हैं। तो भाई मैं उसके लिए एमपीएलएस पे क्यों भेजूं अपना ट्रैफिक, क्यों पैसा खर्च करूं? तो मैं कुछ इंटेलिजेंट, ऐसा इंटेलिजेंट नेटवर्क बनाऊंगा कि जो फेसबुक और ये जो इंस्टाग्राम का ट्रैफिक है उसको तो इंटरनेट पे भेज दे डायरेक्टली। और जो मेरे को जो इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है मेरा, जो मिशन क्रिटिकल मेरा ट्रैफिक है जिसके बिना मेरी कंपनी चल ही नहीं सकती, उसको मैं एमपीएलएस पे भेज दूंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो जनरली आज की कंपनीज वो मिक्स मिक्स रखती हैं, कुछ एमपीएलएस ले लिया, कुछ इंटरनेट ले लिया, और आजकल तो 4G 5G कनेक्शंस भी आ गए हैं, राइट। एलटीई कनेक्शंस भी आ गए हैं जिनको हम थोड़ा सा कनेक्शंस बोलते हैं, जो हम बैकअप के लिए रखते हैं कि मान लो एमपीएलएस भी डाउन, इंटरनेट भी डाउन, सब डाउन, तो एलटीई चल रहा होगा हमारा। तो बेसिकली इस तरह से हमारी जो वैन है वो इवॉल्व हुई है। हालांकि वीडियो लेंथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बट बिलीव मी भाई, मुझे तो इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कॉफी ले आइए आप, है ना, इसको पॉज कीजिए और कॉफी ले आइए अपनी। तो अब आगे की बात करते हैं हम। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि एक टिपिकल एंटरप्राइज नेटवर्क दिखता कैसा है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि एक एंटरप्राइज का नेटवर्क, किसी भी बड़ी एंटरप्राइज या छोटी एंटरप्राइज का एक नेटवर्क होता कैसा है, उसको दिखता कैसा है, राइट। तो हम इसको मोस्टली, हालांकि भाई एक एंटरप्राइज में तरह तरह की चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक एंटरप्राइज के पास उसका एक खुद का एक डेटा सेंटर होता है। हम डिस्कस करेंगे कि भाई डेटा सेंटर कहां से आया, कैंपस है, ब्रांचेस हैं। पहले तो सिर्फ मिस्टर राहुल के कैंपस थे, ब्रांचेस थी, राइट। अब ये डेटा सेंटर, इंटरनेट, क्लाउड, ये सब कहां से आ गया, राइट। तो ये भी धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। तो हम बात करेंगे टिपिकल एंटरप्राइज का नेटवर्क दिखता कैसा है, राइट। तो सबसे पहले मिस्टर राहुल जो हमारे करेक्टर थे, बिजनेसमैन थे, राइट, उनका एक कैंपस था दिल्ली के अंदर। ये रहा दिल्ली वाला कैंपस उनका, उसमें कुछ यूजर्स थे। अब हुआ क्या कि इनके भाई ब्रांचेस बढ़ने लगी, लगभग 50-60 ब्रांचेस हो गई इनकी, है ना। तो इनका भी नेटवर्क इवॉल्व हुआ। अब जैसे ही 50-60 हुई तो भाई दिक्कत क्या हो गई कि अगर इनके कैंपस में वो सर्वर थे तो सब लोग ब्रांच से पहले कैंपस में आते थे और उन सर्वर्स को एक्सेस करते थे, और यही पर्पस था। तो राहुल जी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार क्यों ना मैं जितने भी मेरे सर्वर्स हैं, जितने भी मेरे सर्वर थे, उनको मैं एक ऐसी लोकेशन पे भेज दूं जो लगभग सभी से इक्विडिस्टेंट हो, राइट, या बेसिकली सभी के पास में ही हो। तो ऐसा हो नहीं सकता पॉसिबली कि आप एग्जैक्टली कोई ऐसी फैसिलिटी ढूंढ लें जो सभी के पास हो, ऐसा नहीं। लेकिन आप मोस्टली कि भाई लगभग सबके पास हो एक ऐसी चीज ढूंढ सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी सर्वर थे उनको वहां पर भेज दिया, राइट। अब वहां पर सर्वर भेज दिया तो उनको कनेक्ट करने के लिए आपको स्विचेस भी चाहिए होंगे। भाई सर्वर्स क्या है, सर्वर्स को आप नेटवर्क में ही तो डालोगे ना, और नेटवर्क में डालोगे तो आपको स्विचेस और राउटर्स चाहिए, तो स्विचेस और राउटर्स आ गए। और ये जो पूरी की पूरी जो आपकी स्ट्रक्चर बनी, पूरी की पूरी ये जो आपका आ, 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 ये पूरी बिल्डिंग बन गई, आप ये मान के चलिए, जिसमें सर्वर्स हैं, स्विचेस हैं, इसको नाम दिया गया डेटा सेंटर का, राइट। तो मिस्टर राहुल का ये डेटा सेंटर बन गया। राहुल ने क्या किया, जितने भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, सर्वर हैं, उनको एक डेटा सेंटर में शिफ्ट कर दिया। और अब क्या हो रहा है, बाकी के जितने भी लोग हैं ये अब डेटा सेंटर में जाके एक्सेस कर रहे हैं सारी की सारी चीजें, राइट। तो डेटा सेंटर आ गया। डेटा सेंटर की जरूरत क्या थी, आपको ये समझ में आ गई, है ना। अब हुआ क्या कि डेटा सेंटर के अंदर होता क्या क्या है, मैं आपको बताता हूं कि भाई सबसे पहली बात तो मिस्टर राहुल ने जो सर्वर्स थे वो यहां पर आ गए, है ना। सर्वर कहिए या फिर आपके जो एप्लीकेशंस थे वो यहां पर आ गए। अब इन एप्लीकेशंस को कनेक्ट करने के लिए सीधी सी बात है, आपको स्विचेस की जरूरत पड़ेगी, आपको राउटर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। और यहीं पर ये स्विच, ये सर्वर्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, उसके लिए भी सिस्को का एक सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि सिस्को ने सिर्फ डेटा सेंटर के लिए बनाया हुआ है, राइट। तो मैं ये नहीं, हम अपने वीडियो सीरीज में एसीआई भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बहुत ही डिसेंट और बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है
आपके डेटा सेंटर बनाने के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के केस में मैं आपको बता दूं एक डेटा सेंटर दिखता कैसा है। भाई सर्वर्स हैं, स्विचेस लगाए हुए हैं ताकि आपके सर्वर कनेक्ट हो जाए। अलग अलग वीलैन बनाओगे ताकि भाई आपका, मान लीजिए ये वेब सर्वर है, ये फाइनेंस वाला सर्वर है, कुछ और सर्वर है, राइट। तो आप अलग अलग वीलैन बनाओगे। अब इन सर्वर्स को बाहर भी कनेक्ट करना पड़ेगा। बाहर कहां पर? आपकी ब्रांचेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, या इंटरनेट पे भी जाना पड़ सकता है, राइट। तो उसके लिए भाई सीधी सी बात है, आपने राउटर भी लगाया हुआ है। ये राउटर यहां पर है, ये राउटर यहां पर है। अब आपको ये दो नई नई चीजें दिख रही हैं यहां पर, अगर किसी को नहीं पता है तो भाई इसको हम फायरवॉल बोलते हैं। और फायरवॉल का मतलब क्या होता है? फायरवॉल आपकी एंटरप्राइज को, ठीक है, बाहर के लोगों से बचाती है। अब बाहर के लोग मतलब क्या भाई? इंटरनेट पर तो नालायक लोग भी बैठे हुए हैं, राइट। जिनका काम ही यही है कि आपके बिजनेस को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, जिनका काम ही यही है कि आपका डेटा चुरा लिया जाए, इंफॉर्मेशन चुरा ली जाए। तो मान लीजिए ये बंदा यहां पर अपने लैपटॉप के साथ ऐसा बैठा हुआ है, राइट। और उसको पता लग गया कि आपकी कंपनी का एक सर्वर है जो यहां पर है, राइट। और वो कंपनी की आपकी वेबसाइट है, मान लीजिए वो जो एबीसी कंपनी थी वो abc.com है। ये किसकी कंपनी है? मिस्टर राहुल की कंपनी है। और ये इसका जो वेब सर्वर है वो यहां पे चला हुआ है। वेब सर्वर चलने का मतलब है कि भाई कंपनी ने अपना अपना एक सर्वर चलाया हुआ है, अपनी वेबसाइट चलाई हुई है, ताकि जो लेजिटिमेट यूजर है इंटरनेट पर वो ऑर्डर कर पाए, राइट। क्या ऑर्डर कर पाए? मिस्टर राहुल की कंपनी स्पोर्ट्स गुड बनाती है, बैडमिंटन बनाती है, क्रिकेट बैट बनाती है, राइट। तो यहां पर कुछ बढ़िया यूजर हैं जिनको भाई चाहिए ये सारी की सारी चीजें, तो वो इंटरनेट के जरिए गए, abc.com को एक्सेस किया, वहां पर अपना ऑर्डर दिया और वापस आ गए, है ना। बट लगे हाथों यहां पर वैसे भी लोग हैं जिसको नुकसान पहुंचाना है, इसको मिस्टर राहुल के बिजनेस को नुकसान पहुंचाना है। राहुल का कंपटीटर हो सकता है वो, राइट। तो ऐसे लोगों के लिए कि उनका जो एक्सेस है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आके हमारी कंपनी की वॉट लगा के चला जाए वेबसाइट की। तो इसीलिए फायरवॉल है। फायरवॉल में आप सिक्योरिटी रूल्स बनाते हैं, राइट। कि अगर ये वाला ट्रैफिक आ रहा है तो ये ठीक ठाक ट्रैफिक लग रहा है, चलो मैं इसको अपने अंदर से पास होने देता हूं, राइट। बट कुछ ट्रैफिक है जो मेरे को लेजिटिमेट नहीं लगा, चलो मैं व्हाइट कलर से दिखाता हूं, तो उसको बेसिकली मैं कर दूंगा एकदम से डिनाय, राइट। ये पॉलिसीज मेरे को फायरवॉल पे लगानी पड़ती हैं। तो फायरवॉल की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी हो गई, जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोके, राइट, वो आपकी फायरवॉल है, आपको लगानी ही पड़ेगी। अगर नहीं लगाओगे तो भाई इंटरनेट पर, जैसा कि मैंने बताया, कई ऐसे यूजर्स हैं जिनका काम ही आपको नुकसान पहुंचाने का है। और अगर ऐसे यूजर्स हैं तो भाई प्रॉब्लम होने वाली है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए आप फायरवॉल लगाते हैं। फिर आपने लोड बैलेंसर भी लगाया हुआ है, ये लोड बैलेंसर का सिंबल होता है। ये क्या है लोड बैलेंसर? कि मान लीजिए abc.com आपका एक ही सर्वर पे चल रही थी। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि पहले मिस्टर राहुल के सिर्फ 100 ही कस्टमर थे, अब एकदम से वो 1 लाख कस्टमर हो गए। अब 1 लाख कस्टमर हो गए हैं तो एक सर्वर तो काम नहीं कर सकता। तो राहुल ने क्या करा कि भाई abc.com को यहां पर भी चला दिया एक और सर्वर पर, राइट। तो जैसे ही अब मान लीजिए पहले बंदे की रिक्वेस्ट गई फायरवॉल से होती हुई, ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, इसको पहले सर्वर पे भेज देगा abc.com पे। अब दूसरे की बात आई तो वो दूसरे को दूसरे सर्वर पे भेज देगा, मतलब ये लोड को बैलेंस कर देता है। इट इज एज सिंपल एज दैट, जैसे नाम में ही रखा हुआ है इसके। तो एक टिपिकल डेटा सेंटर के अंदर टेक्नोलॉजी चाहे कोई भी चल रही हो, वीलैन, वीएक्सलैन, एसीआई या कुछ भी, राइट, काम उसका, डेटा सेंटर का यही है कि आपके सारे एप्लीकेशंस, आपके सारे सर्वर्स एक जगह पर हैं, उनकी सिक्योरिटी, इसीलिए आपने फायरवॉल खरीदी है। उनकी लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म, इसीलिए आपने लोड बैलेंसर खरीदा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सिर्फ इतने ही चीजें होती हैं, लेकिन इतनी तो चीजें आपको जान लेनी चाहिए कि होती ही होती हैं, राइट। तो कोई अगर आपसे पूछे कि डेटा सेंटर में होता क्या होगा, तो आप सोच के देख सकते हैं कि भाई ये सब होता है। अच्छा, आपके दिमाग में बार बार ये भी आ सकता है कि यार इस बंदे ने हमारे 50 मिनट खराब कर दिए, बताया कुछ नहीं अभी एसडीएन के बारे में। तो धीरज रखिए भाई, आते हैं। 24-25 घंटे हैं हमारे पास, भूमिका बांध रहे हैं, लेकिन ये बात तय रही कि अगर ये सब चीजें नहीं आती हैं, राइट, तो भूल जाओ कि एसडी वैन ज्यादा समझ में आने वाला है। हम बिल्कुल सिरे से समझ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है स्क्रैच, एसडी वैन डिजाइन सीरीज फ्रॉम स्क्रैच, राइट। बिल्कुल सिरे से समझेंगे। बट ये प्रॉमिस रहा मेरा कि जैसे ही आप 24 आवर और 25th आवर पे आएंगे, तो आप इतने श्योर हो गए कि किसी भी कंपनी का वैन नेटवर्क सिरे से कैसे बनाना है वो आपको पता होगा।
इट इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप स्टूडेंट हैं या आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपका माइंडसेट वो होगा कि नेटवर्क डिजाइन कैसे करते हैं। ओके, तो चलो भाई, बहुत ज्यादा ज्ञानबाजी हो गई, लेकिन अब हमने ये तो देख लिया कि भाई एक टिपिकल एक टिपिकल डेटा सेंटर कैसा दिखता है ना। तो डेटा सेंटर होना बहुत जरूरी है, और डेटा सेंटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो हमें पता लग गई, राइट। तो पॉइंट सिर्फ इतना ही था कि मिस्टर राहुल ने अपना कुछ सर्वर्स जो है वो कैंपस से हटा के यहां पर भेज दिए, ये डेटा सेंटर में। और डेटा सेंटर में जैसे ही उन्होंने भेज दिए, अब सारे के सारे लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये रहा आपका कैंपस, ये रही आपकी ब्रांच, ये रही ब्रांच 2, ये रही ब्रांच 3। और मिस्टर राहुल ने भी सभी की बात सुन ली कि भाई कुछ चीजें आप एमपीएलएस पे रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रैफिक होगा वो मैं एमपीएलएस पे भेज दूंगा, क्योंकि ये एमपीएलएस मेरे को एसएलए प्रोवाइड करता है कि भाई मैं आपका जो पैकेट है वो 30 मिली सेकेंड में पहुंचा दूंगा कैंपस से डेटा सेंटर, जो कि इंटरनेट कभी नहीं देता है आपको ये गारंटी। तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों ही ले लेता हूं, मैंने कैंपस में अपना एक एमपीएलएस सर्किट ले लिया है, एक इंटरनेट सर्किट ले लिया है, और ये जो बादल दिख रहे हैं आपको, जो क्लाउड दिख रहे हैं, राइट, ये एक एमपीएलएस का मैंने बना दिया और इसको इंटरनेट बना दिया। और इन्हीं को हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जो मॉडर्न लैंग्वेज आएगी ना अभी इसकी, तो ट्रांसपोर्ट हो गया, एक एमपीएलएस ट्रांसपोर्ट हो गया और एक इंटरनेट ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट क्यों? क्योंकि ये आपके डेटा को ट्रांसपोर्ट कर रहा है इधर से इधर, इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो बात करते हैं कि भाई मिस्टर राहुल ने दोनों ही ले लिए, एमपीएलएस भी ले लिया, इंटरनेट भी ले लिया, बट हाँ कहीं कहीं उनकी ब्रांचेस पर जहां पर एमपीएलएस की सुविधा ही नहीं है तो इंटरनेट लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रांच 3 और ब्रांच 2 को देखें तो उसमें सिर्फ इंटरनेट है, ब्रांच 1 को देखें तो उसमें एमपीएलएस भी है, इंटरनेट भी है, डेटा सेंटर पे भी दोनों है, राइट। हाँ, अच्छा, ये जो डेटा सेंटर है ये इंटरनेट पे भी कनेक्ट है, और एक इंटरनेट एग्जिट भी बोल रहे हैं कि भाई डेटा सेंटर में इन्होंने 2 इंटरनेट कनेक्शन लिए हुए हैं कि भाई अगर डेटा कोई भी आदमी आता है कैंपस से, ब्रांच से, तो वो यहां से निकल जाएगा, उसे इंटरनेट एक्सेस करना होगा। और फिर धीरे धीरे क्लाउड भी आ गया, क्लाउड आ गया तो भाई क्लाउड को भी कनेक्ट करना जरूरी था, तो क्लाउड भी इन्होंने डेटा सेंटर में कनेक्ट किया हुआ है। और साथ में ये जो क्लाउड है, क्लाउड का मतलब भाई आपके यही सारे एप्लीकेशन, ऑफिस 365 हुआ, अगर हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात कर रहे हैं तो आपका ये जो आपका हो गया ऑफिस 365 या कुछ भी, राइट। तो ये सब भी कनेक्ट हो गया यहाँ पर। तो मोटे मोटे तौर पे आपका जो एक टिपिकल एंटरप्राइज होती है वो आपको ऐसी दिखती है, राइट। उसमें एक डेटा सेंटर होता है, कैंपस होता है, ब्रांच होता है, क्लाउड कनेक्टिविटी होती है, राइट। और टिपिकल फ्लो कैसा दिखता है वो मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए अगर किसी भी ब्रांच के यूजर को इंटरनेट एक्सेस करना है, राइट, तो सबसे पहले वो मान लीजिए जाएगा आपके डेटा सेंटर में, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि भाई इंटरनेट डायरेक्टली नहीं जाओगे आप सबसे पहले डेटा सेंटर में आओगे, आपको देखा जाएगा कि आप इस लायक भी हैं कि आप इंटरनेट पे जाएं या ना जाएं, क्योंकि यहां पर आपने सिक्योरिटी पॉलिसीज लगाई हुई हैं। और अगर आपने यहाँ पर सिक्योरिटी पॉलिसीज लगाई हुई हैं तो उसके बेस पर डिसाइड होता है कि मान लीजिए ये है मिस्टर राहुल का कोई भी एम्प्लॉय ए, है ना। मिस्टर राहुल ने बोला है कि ए को तो इंटरनेट एक्सेस बिल्कुल ही मत दो, ये पहले से ही काम नहीं करता है, इसको इंटरनेट एक्सेस दे दिया तो ये और भी काम नहीं करेगा। बट बी बहुत ही बढ़िया एम्प्लॉय है, इसको भाई करने दो, ये काम भी करता है और ये इधर उधर की चीजें भी करता है। तो जैसे ही यहाँ पर सर सिक्योरिटी पॉलिसी में आपने देखा कि भाई ए का ट्रैफिक आ रहा है तो मैं उसको यहीं की यहीं ड्रॉप कर दूंगा, राइट। बट जैसे ही ट्रैफिक आता है किसी बी का, मान लीजिए येलो कलर का, तो वहां पर पॉलिसी बनी हुई कि बी को जाने दो तो बी आ जाएगा यहाँ पर और इंटरनेट पे कोई भी सर्वर एक्सेस कर लेगा, राइट। तो जनरली किसी भी कंपनी की जो सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं वो इम्प्लीमेंटेड होती हैं डेटा सेंटर में। अच्छा, इसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि भाई आप हर एक जगह पे तो फायरवॉल नहीं लगा सकते हो, आप एक सेंटर लोकेशन नहीं फायरवॉल लगा सकते हो, और ये प्रॉब्लम है एक बड़ी, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने ये देख लिया भाई कि टिपिकली एक नेटवर्क कैसा दिखता है एंटरप्राइज का। अब हम ये बात करते हैं कि एक नेटवर्क में प्रॉब्लम क्या है। एसडी, ये तो नेटवर्क है भाई, अभी तक एसडी वन नेटवर्क नहीं था या एसडी वन था भी नहीं, तब भी सारी की सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही थी। तो अभी ऐसा क्या हो गया एकदम से कि हमें एसडी वैन को लाना पड़ा, और हाँ, और उसने बिल्कुल मार्केट को डिस्टर्ब करके रख दिया। तो भाई हुआ क्या कि इस नेटवर्क में ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो क्या प्रॉब्लम्स हैं वो ही हम यहां पर देखेंगे।
ओके, तो लेट्स सी कि आज की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। जो लेगेसी नेटवर्क था, जो एसडी वैन से पहले का नेटवर्क था, उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये जितना भी मैं रेड में यहां पर लिखता हूं वो एक्चुअली मेरे लिए होता है कि ताकि मैं भूल ना जाऊं कुछ आपको बताने के लिए, राइट। तो सबसे पहली बात होती है जो प्रॉब्लम थी। अब हम बात कर रहे हैं कि इश्यूज क्या हैं आज के नेटवर्क में। जो एसडी वैन से पहले की जो लेगेसी नेटवर्क थे, जो पुराने नेटवर्क थे, वो दिख तो बहुत अच्छा रहा है ये डायग्राम, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है इसमें। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम आती है, राइट। और वो क्या प्रॉब्लम है एप्लीकेशन परफॉर्मेंस की। अ, आज की डेट में जैसे ही ये क्लाउड आया, राइट, और आपको पता है कि क्लाउड आया तो उसने प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ा दी। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई क्लाउड प्रॉब्लम है, क्लाउड ने तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, लेकिन हम जैसे नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ा दी है। अब देखिए कैसे, कि भाई पहले क्लाउड का मतलब क्या है कि पहले जो सर्वर आपके डेटा सेंटर में होते थे, अब मिस्टर राहुल को पता लगा कि आपको तो ये डेटा सेंटर मैनेज करने की भी जरूरत नहीं है, क्लाउड आ गया है। आप अपने सारे सर्वर उठाइए और क्लाउड में फिट कर दीजिए या वर्चुअल मशीन बना लीजिए यहां पर। तो राहुल को ये आइडिया बहुत पसंद आया। राहुल ने कहा कि चलो पहले टेस्ट करके देख लेता हूं। तो इनका जो एप्लीकेशन वन था, इन्होंने यहां से उठाकर उसको क्लाउड में भेज दिया। अब ये जो एप्लीकेशन है वो यहां पर चल रहा है क्लाउड में, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई इसकी वजह से। प्रॉब्लम सीधी सीधी सी ये हो गई कि भाई आपको जो चीज पहले चाहिए थी यहां से, राइट। जनरली क्या होता था कि भाई आपको एप्लीकेशन आपका डेटा सेंटर में है तो यहां से सीधा का सीधा यहां ट्रैफिक आएगा और उसको एक्सेस कर लेगा बड़े आराम से, और कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं होगी। लेकिन अभी क्या हुआ, आपने एप्लीकेशन को मूव कर दिया डाटा डेटा सेंटर से क्लाउड की तरफ, राइट। बट क्योंकि इस कंपनी की पॉलिसी है कि अगर किसी को भी क्लाउड की तरफ या बाहर जाना है या किसी को क्लाउड का एक्सेस भी है नहीं, फॉर एग्जांपल मान लो ये ए है, इस बंदे को तो इस क्लाउड का एक्सेस है एप्लीकेशन वन का, बट ये जो बंदा बी है इसको एप्लीकेशन का एक्सेस ही नहीं देना। ये वही एम्प्लॉय है जिसको चाहिए, इसके एप्लीकेशन की एक्सेस की जरूरत ही नहीं है। तब क्या होगा, सारी की सारी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज थी आपकी, है ना, वो तो आपकी इंप्लीमेंटेड है फायरवॉल में। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो क्या होगा, आपका ट्रैफिक सबसे पहले यहां से ए से आएगा डेटा सेंटर की तरफ, आ गया डेटा सेंटर की तरफ। यहां पर फायरवॉल में पॉलिसी लगी हुई है कि हाँ भाई ए को भेज दो क्लाउड की तरफ, है ना, भेज दो, तो ये यहां से यहां आ गया। लेकिन इसको डेटा सेंटर से घूम के आना पड़ा है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी पॉलिसीज आपकी वहां पर है, राइट। दूसरा ट्रैफिक फ्लो कि भाई बी को नहीं जाने देना, तो बी भी यहीं से आएगा, एमपीएलएस से होता हुआ यहां पर गया, फायरवॉल में इसको डिनाई कर दिया कि भाई तू तो मत जा, हाँ तेरे लिए, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी पॉलिसीज डेटा सेंटर में हैं, इसीलिए बेसिकली मेरा जो ट्रैफिक पाथ है वो लॉन्ग हो गया है। पहले मेरे को डेटा सेंटर में जाना पड़ रहा है और उसके बाद मेरे को क्लाउड में आना पड़ रहा है। बट आप ध्यान से देखो कि भाई ये जो क्लाउड है, सिमिलरली ये जो ब्रांच थ्री है, यहाँ का ट्रैफिक भी भाई सबसे पहले जाएगा आपका डेटा सेंटर में, उसके बाद इंटरनेट पर जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। बट ध्यान से देखो भाई ये जो क्लाउड है ये तो इंटरनेट से डायरेक्टली भी कनेक्टेड है। तो ये ट्रैफिक तो ऐसे भी जा सकता है, अगर मैं एक और कलर चूज कर लूं, मान लीजिए स्काई ब्लू कलर का, तो ये ट्रैफिक तो यहां से निकल के इंटरनेट से सीधा जा सकता है और क्लाउड का एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता है। बट वो वैलिड नहीं है, क्योंकि भाई आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि पहले डेटा सेंटर आओ और फिर क्लाउड में जाओ। तो ये भाई गड़बड़ हो गई एक्चुअली कि भाई डेटा सेंटर पे पहले आना और क्लाउड पे जाना, क्लाउड तो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड है। अच्छा, ये इसी प्रॉब्लम को और इसी की वजह से भाई एक डायरेक्ट पाथ है, लेकिन आप घूम फिर के जा रहे हैं, और अगर आप घूम फिर के जा रहे हैं तो भाई आपका जो एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस होगा वो वैसा नहीं होगा जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी से होगा, राइट। अच्छा, अब बात रही है कि भाई डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो क्यों नहीं सकती है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि आपके पास हर ब्रांच में फायरवॉल नहीं है, राइट। और हर ब्रांच में आपके पास फायरवॉल नहीं है, तो भाई वो प्रॉब्लम है अपने आप में बड़ी। ओके, तो अभी के लिए तो भाई, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ 1 घंटा हो गई है, मैं आपको यहीं पर रोकता हूं, और इसके साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई इन प्रॉब्लम्स का
पहले तो प्रॉब्लम्स, अभी तो हमने सिर्फ एप्लीकेशन परफॉर्मेंस और क्लाउड कनेक्टिविटी डिस्कस की है, सिक्योरिटी, डिप्लॉयमेंट चैलेंजेस, मैनेजमेंट और भी आने वाले हैं, ये भी हम देखेंगे। बट अभी के लिए इतना ही, और हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट यस, बिलीव मी, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको एसडी वैन के बारे में बताऊंगा कि एसडी वैन इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहा होगा। बट ये तरीका रहने वाला है कि हम भाई डिटेल में जाएंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे कि कुछ भी पढ़ लिया, राइट। हम डिटेल में जाएंगे, एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले 16-17 घंटे, 18 घंटे हम सिर्फ फंडामेंटल्स को लर्न करेंगे। फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे डिजाइन की और माइग्रेशन की, है ना। हाँ, तो अभी के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए वंडरफुल ऑडियंस। हाँ, नमस्कार, बाय बाय।